प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों, कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मैं 11th क्लास में था तो हमारी एक हिंदी टीचर थी, श्रीमती निर्मला तिवारी। मैं आज भी उनके संपर्क में हूँ, मिलता रहता हूँ उनसे। अभी बीते दिनों उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे अपनी एक पुस्तक भेंट की। ये पुस्तक सुन बाबुल मोरे। तो दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इसी पुस्तक से है और उस कहानी का नाम है दोस्तों, हासिल आया शून्य। तुम्हें इस बार वर्षों बाद देखा है मनीष। यूं अब उम्र रही नहीं, किंतु अब भी तुम्हें देखकर वे दिन अभी अभी कतार बांधे खुशबुओं का झोंका लिए सामने से गुजर गए हैं। लगता है वे दिन अभी अधिक दूर नहीं गए हैं। अभी दौड़कर पकड़ सकती हूं उन्हें। जी चाहता है इस आज को किसी गड्ढे में दफनाकर उस बीते कल को झाड़ पोंछ कर नया बना लूं। किंतु मनीष, मेरा सोचा हुआ कभी सच हुआ कहां है? मासूम शिशु से कितने ही अरमानों को मैंने कब्र में दफनाया है और अब ये ताउम्र सड़ते हुए अरमान कैसी सड़ांध दे रहे हैं। मैं कोरी भावुकता की बात नहीं कर रही हूं, किंतु तुम सचमुच ही कुछ थे मेरे लिए। तुम्हारा सौम्य भव्य व्यक्तित्व कुछ ऐसा सम्मोहन से भरा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी उन अनमोल भावनाओं को तुमने अपनी शर्त पर भुना लिया। तुम बहुत चतुर निकले मनीष। और तुम्हारे वे विकास बाबू, आज वे नहीं हैं, किंतु जब तक वे रहे उनके घर में मैं मात्र परोसी हुई सुलभ डिश से अधिक कुछ नहीं रही। उन्हें अपने सत्संग से ही कब समय मिलता था। रंजू, तुम तो सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मेरे जैसे 2 बच्चों के बाप के साथ कैसे कर दी? इनके हाथ की सिगरेट एस्ट्रे में छन्न से बुझा दी गई थी। इसलिए ना कि तुम्हारी प्रेम गाथा बहुत फैल गई थी और तुम्हारे मनीष बाबू फिर भी तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़े थे। वे विजयी भाव से हंस रहे थे और मैं रक्तहीन मुख से बिटर बिटर उनका मुंह ताकती रह गई थी। तुम्हें शायद याद हो मनीष कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब अक्सर हंसते हंसते अपनी हथेली फैलाकर पूछा करती, बताओ मेरे हाथ में विद्या रेखा कितनी बड़ी है? अब कभी कभी बड़ा मन होता है कि किसी जानकार के सामने अपना हाथ फैलाकर पूछूं, बताओ मेरे भाग्य में मैं अपने लिए कब उपलब्ध रहूंगी? डोली से उतरते ही महिमा और महीम मेरी गोद में डाल दिए गए थे। मुंह दिखाई का मुझे यही नेग मिला था। दुल्हन, ये बच्चे हैं तुम्हारे, इन्हें प्यार दुलार देना। किसी तरल नारी कंठ ने जाने मुझे आदेश दिया था या अनुरोध किया था। अभी तो मेरे कुंवारे प्रणयी मन में सुगंध का एक झोंका तक नहीं आया था और कल की अल्हड़ किशोरी मां बना दी गई थी। तभी उनकी कार द्वार पर आकर रुकी थी। सफ़ेद एम्बेसडर, मेरे सपनों के रंग सी उजली। तुम आ जाओ, फिर कार ले लेंगे। तुम्हें बच्चों का कितना शौक था। रंजू,
सचमुच मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शादी करूंगा तब देख लेना, दर्जन भर से तो कम बच्चे ना होंगे मेरे घर में। हंसते हंसते आंसू निकल आए थे मेरे। आंसू शायद अब भी उमड़ आए हैं। मनीष, तुम्हारे ना सही, मुझे देखो। मुंह दिखाई की रस्म के साथ ही मुझे दो दो बच्चे मिल गए हैं। मैं हंसूं या रोऊं? मैं हंसूं या रोऊं मनीष? बहुत पथरीली राह पर चलने से भी पैर छिल जाते हैं ना। फिर मन की परतें तो कठोर धूप नहीं सह सकती। किंतु मनीष, कितनी निर्ममता से तुमने मेरे ऊपर धूप का चंदोबा तान दिया था। सुलभा की मौत ने बुरी तरह तोड़ा था तुम्हें। रंजू, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। विकास बाबू को संभालना बहुत ज़रूरी है। मेरे बाबूजी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकेंगे, किंतु तुम इस घर को बना ही सकती हो। तुम्हारे आंसू दिख ही गए थे मुझे। मनीष, तुम मुझे वो बच्ची समझ रहे हो जो रेत में घरौंदा बनाते बनाते अपना घरौंदा छोड़कर अपनी सखी का घरौंदा संवारने लगे। मेरा घरौंदा कहाँ गया? तुम्हारी बहन का घरौंदा भला मैं क्यों संवारूं? गरीब की बेटी को मुफ्त पढ़ाकर क्या खूब एहसान किया है तुमने। वाह मनीष, ये तुम ही कर सकते थे। मुझे एक संपन्न घर देकर तुमने अम्मा बाबूजी को तो खुश कर दिया था, लेकिन मैं भी क्या यही चाहती थी? तुम भी ना समझे मनीष कि मैं क्या चाहती थी। वो काव्यमयी भाषा, तरल मधुर भावनाओं का निर्झर कहाँ झोंक दूं? मेरा सितार, नाटकों में जीती शील्ड्स, कप, इन सब पर धूल लग रही है। मुझे लग रहा है मैं समूची ही धूल में अट रही हूं। कितने ही बरस बीत गए, किंतु आज भी मुझे अपने सुहाग की वो पहली रात अच्छी तरह याद है। रंजू, रौबदार व्यक्तित्व, दबंग आवाज और संपन्नता के आगे मैं यूं ही अपने आप को बौनी महसूस कर रही थी। उनका पहला संबोधन सुनते ही छुई मुई सी सिमट गई थी। देख रही हो, तुम्हारे घर के और यहाँ के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे सुलभा की मृत्यु के बाद बहुत से ऑफर आए, किंतु मैंने जानबूझकर तुम्हें चुना। तुम पढ़ी लिखी हो, गरीब घर की हो। मुझे उम्मीद है महिमा और महीम की देखभाल अच्छी तरह कर सकोगी और इन्हें हॉस्टल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस रात का जख्म जिंदगी भर रिश्ता ही रहा था। उन्हें पत्नी और बच्चों को मां नहीं चाहिए थी। तुम्हारे विकास बाबू को इस घर में ज़रूरत थी एक पढ़ी लिखी आया की, और मैं गरीब घर की बेटी उन्हें बड़ी आसान शर्तों पर मिल गई थी। मनीष, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, मेरे आंचल की छाया इतनी छोटी तो नहीं थी कि उसमें महिमा और महीम पनाह ना पा सकें। आखिर मैं भी तो नारी थी, फिर माँ भी बनी थी। मेरे पास ममता का पोखर नहीं, समुंदर था। किंतु ये गुपचुप पूछताछ मुझे काट तो क्या, भीतर तक जमाकर पत्थर बना देती थी। महिमा, दूध मिला था बेटी? आधा गिलास या भरकर? महीम, तुम्हारे दूध में मलाई थी या नहीं? तुम्हें टिफिन में आज अम्मा ने क्या रखा था? इस पूछताछ ने मुझे बहुत चुस्त बना दिया था, और विकास बाबू के भाग्यशाली बच्चे बहुत बढ़िया आया और सेविका पा गए थे। अब सेविका से ममता छीनी तो नहीं जा सकती ना। इस घर की संपन्नता सदा ही पानी में तैरती बूंद सी रही मेरे लिए, कभी छू ना पाई मुझे। ऐसी ही एक और रोगग्रस्त सुबह हर रोज के समान मेरे बीमार जीवन में उग आई थी। ऐसी सुबह जिसमें उजेलों को धकेलते हुए ढीठ अंधेरे घुस आते। महिमा बिना मुंह धोए केक खाने की जिद कर रही थी। नहीं, तुम पहले मुंह हाथ धोकर आओ, तब केक दूंगी, मैंने सख्ती से कहा था। महिमा बगीचे में खेल कर आई थी। धूल मिट्टी में हाथ पैर सने थे। सुबह ही पहनाई हुई अरगंडी की फ्रॉक गंदी कर डाली थी उसने। नहीं, मैं पहले केक खाऊंगी, बाद में मुंह हाथ धोऊंगी। महिमा पांव पटक पटक कर जिद करने लगी थी।
बच्चों को मैं अनुशासन ही तो सिखाना चाहती थी और उन्हें आदर्श बनाना चाहती थी। तुम पहले हाथ मुंह धोकर आओ, तब केक दूंगी। मेरी मुद्रा अनजाने में ही बदल गई थी। महिमा कुछ सहमी सी दिखी। डांटो मत उसे। उनका कटु स्वर चाबुक की तरह सड़ाक से लगा था। पिता की शह पाकर महिमा ढीठ हो गई और मेरी आज्ञा मानना अब उसके लिए कतई जरूरी न था। और सौतेली माँ का बोर्ड उसी क्षण मेरे मुख पर टांग कर ये चले गए थे। अपनी संतान होती तो प्यार से समझाती, मास्टरी न झाड़ती उन पर। फिर तुम ही कहो मनीष, मैं उन पर सख्ती कैसे करती? दोनों बच्चे पिता की शह से मनमानी करने की छूट पा गए थे। बेचारे बिना माँ के बच्चे। माँ होती तो। आदि आदि शब्द मेरे कानों में पड़ते और बच्चों के भी, और हमारे बीच का पुल चटकता ही जाता। जीजी को देवर के बच्चों से शायद ज़्यादा ही लगाव था। अक्सर आ जाती और चाहे जब बच्चों को चिपटाकर आंसू बहाती रहती। मनीष, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी के रूप में चंद चीथड़े बिखरे हुए हैं सामने, जिन्हें बस आखिर सांस तक उलटते पलटते रहना है। उस किशोर आयु के इंद्रधनुष में क्या इन्हीं चीथड़ों के स्वप्न सजे थे? मैं महिमा और महीम की मां न बन सकी। उनके पिता ने उन्हें इतने ऊंचे आसन पर बैठा रखा था कि मेरी गोद बहुत नीची पड़ती थी उन्हें। अतः जब मंजुल मेरी गोद में आए तो मैं मातृत्व के सारे खालीपन को भरने के लिए उतावली हो उठी थी। एक आदर्श पुत्र की कल्पना मेरे मन में थी। मैं मंजुल को इसी के अनुरूप तराशना चाहती थी। मंजुल मेरा था, मेरा पूरा हक था उस पर। किंतु वो ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसके बड़े भाई बहनों की नज़रों में अजीब सा कटीला भाव उगने लगा था उसके प्रति। कभी मेरी गोद में, मेरे गले में मंजुल अपनी नन्ही नन्ही बाहें डाले तृप्ति से बैठा दिख जाता तो दोनों बच्चे उसे अजीब सी नज़रों से देखते। मंजुल ने उनकी वो गोद छीन ली थी जो कभी भी उनकी ना थी। उन्हें किसी ने ये जानने सीखने का अवसर ही नहीं दिया था कि ये नारी जो उनके पिता की पत्नी है, उनकी मां भी है। फिर भी मंजुल को दुलारते समय महिमा महीम आ जाते तो मैं निर्लिप्त भाव से मंजुल को गोद से उतार ही देती। मंजुल तो जमींदार पुत्री का बेटा न था, फिर भी इस घर की नारी से संपूर्ण दुलार का हकदार न था। महीम को मैं किसी बंधन में नहीं रख पा रही थी। मैं महसूस करने लगी थी कि जिस दिन वो रात देर से लौटता, बदबू का वही लावा उसके मुंह में से उबलता जो उसके पिता को बरसों से जकड़े हुए था और उन्हें मोहित किए था। महीम के इस पतन पर गहन वेदना मेरे सारे तंतुओं को झंझना देती, किंतु मैं बेबस थी। मेरी सुनता कौन? मुझे तो अपनी हैसियत कभी भूलना नहीं थी। मुझे इस घर में मात्र पालन का अधिकार मिला था, मार्गदर्शन का नहीं। अतः अपनी बनाई राह पर दोनों भाई बहन बढ़े जा रहे थे। तुम तो अम्मा बड़ी जेलस हो। शरीर की एक एक चुस्त रेखा को फूहड़ ढंग से उजागर करती ड्रेस में महिमा कहीं जा रही थी। युवा महीम और इनकी उपस्थिति में उसे इस वेशभूषा में देखकर मुझे शर्म आ रही थी। महिमा, ऐसे कपड़े भी क्या पहनना, सारा शरीर दिखाई देता है। मैंने धीरे से उसे टोका था और वापस लौटा मूठ सा उत्तर मुझे आहत कर गया था। कितना सुंदर फिगर दिखता है इस ड्रेस में। वो स्वयं पर मुग्ध सी ड्रेसिंग टेबल में घूम घूम कर अपनी छवि निरख रही थी। मनीष, तब मुझे बेहद चिंता हुआ आई थी। अब अधिक दिन मैं महिमा की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी। उनका घर मेरे लिए एक धधकती हुई भट्टी था जिसकी जिम्मेदारियों की आग में मैं आजीवन सुलगी हूं। महीम तो लड़का था, लेकिन महिमा की ओर से मैं कैसे बेफिक्र हो सकती थी। जल्दी लड़का ढूंढकर इससे निपटाओ, वरना कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो बदनामी भी पूरी तरह मुझे ही लपेटती। वैसे भी मात्र 18 साल की महिमा का कन्यादान करते समय मुझे सुनना पड़ा था, क्यों बहू, लड़की को घर से निकालने की बड़ी जल्दी पड़ गई, अभी तो उसके खेलने खाने के दिन थे। मैं चुप रह गई थी। जवाब देना कब का छोड़ चुकी थी मैं। महिमा की शादी में ढोलक की थाप के साथ गीतों के स्वर कानों में पड़ रहे थे। शायद जीजी ही ऊंचे स्वर में गा रही थीं। काहे को दीन्हा विदेश रे,
सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे, आंगन की गैया जित बांधे बंध जाऊं रे, सुन बाबुल मेरे। दर्द और बेबसी का तीखा एहसास मुझे शिथिल कर डाल रहा था। महिमा की जगह जैसे बरसों पुरानी रंजू बैठी है। चित बांधे बंध जाऊं रे, सुन बाबुल मेरे। उस समय के रुके आंसू आज निर्बाध बह रहे हैं। आज उन्हें न मैं रोकना चाहती हूँ न छिपाना। बेटी की विदा में माँ की बेबसी ही तो ज़ारों ज़ार रोती है। महिमा की विदा हो गई थी और कुछ दिनों बाद शराब ने विकास बाबू की सांसों को भी ख़त्म कर दिया था। सुख सदा पारे सा ही मेरी हथेलियों से सरका है मनीष। आखिरी दिनों में विकास बाबू पूरी तरह मेरे होकर जिए थे और मैं शायद सुखी जीवन की कामना करने लगी थी। कामनाएं भी तो कैसी विचित्र हैं। ढीठ भिखारिन सी बार बार दुत्कारी जाने पर भी फिर आ खड़ी होती हैं। पहली बार सास बनने का सुख मुझे अभिभूत किए था और बड़ी ललक के साथ महीम की बहू को परछन करके मैं उसे अंदर ले आई थी। दरवाजे पर बधाई बज रही थी और महीम की माँ का सारा जेवर मैं उमंगों के साथ बहू के गोरे तन पर सजा रही थी। उसकी सुंदरता पर निछावर हो रही थी। महिलाओं की आंखों में प्रशंसा और ईर्ष्या की मिली जुली हलचल थी, किंतु अपनी खुशी के आगे मुझे आज किसी की परवाह ना थी। उसकी माँ का ही तो जेवर है सब, अपने पास से दिया ही क्या है। जेठानी जी ने मुंह बिचकाया था। मेरे पास अपना था ही क्या जो मैं बहू को देती। और मनीष, जीजी के प्रयत्न शुरू से ही कभी व्यर्थ नहीं गए। घूंघट की ओट में आई बहू भी पुल के उसी छोर पर जा खड़ी हुई थी। मेरी नई गृहस्थी भी मुझे जूठी ही मिली थी। सभी कुछ महीम की माँ का था। और मनीष, अपने नए घर में जाते समय महीम अपनी माँ की कोई भी कीमती चीज़ ले जाना नहीं भूला। मुझसे पूछना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा। मंजुल की शादी में तुम आए थे। तुम्हारे संबंधों की नींव इतनी पुख्ता तो नहीं थी कि तुम बार बार मेरे घर आते। महीम और महिमा के तुम मामा हो और अपनी मृत बहन के घर बार बार आकर तुम अपनी स्मृतियों को जगाकर दुखी नहीं होना चाहते, ऐसा तुमने विकास बाबू से कभी कहा था। अतः तुम सदा केवल विशेष अवसरों पर ही आए हो। किंतु क्या मैं जानती नहीं तुम मेरे सामने क्यों पढ़ना नहीं चाहते? सच कहूं मनीष, क्या तुम अपने आप को अपराधी महसूस नहीं करते? तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सदा ही निरीह भाव से क्यों झुक गई हैं? हाँ, मैं मंजुल की शादी की बात कर रही थी। इस घर में एक बार फिर हलचल हुई है। मंजुल की बहू के हाथों सब कुछ सौंपकर मैं राहत महसूस करती हूँ। तुम्हारी बहन के घर की जिम्मेदारियों से आज मैं मुक्त हूँ। महिमा अपने घर में सुखी है और महीम भी। मंजुल के बच्चे गणित कर रहे हैं और बहू खाना बना रही है। मैं भी मन में कुछ गणित लगाती हूँ। बच्चों की आवाज़ मुझे अपनी ही आवाज़ लगती है। 5 में से 5 गए, हासिल आया 0। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।